Hello students, welcome to my channel Be Expert. See students, today is our module number 7. आज जो मॉड्यूल है इसमें हम लोग जो एक्चुअल फाइनल अकाउंट के जो सम्स है जो आपके देखिए पेज नंबर 24 पे इलस्ट्रेशंस चालू हो रहे हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 आज हम लोग ये सम देखेंगे. अभी आपको क्वेश्चन पहले कैसे स्टार्ट करना है और कैसे प्रोसीजर करनी है. फाइनल अकाउंट का एक प्रोसीजर है, ऐसे नहीं कि फाइनल अकाउंट है तो बस जर्नल एंट्रीज कर दी, ऐसे नहीं होता है. शिफ्टिंग कर दिया, पोस्टिंग कर दिया. आपको सबसे पहले तो फाइनल अकाउंट जब हम लोग चालू करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो हमको पढ़ना है. ठीक है. सी दया एंड काशमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 1:1. देखिए ये पार्टनर्स का फाइनल अकाउंट है इसलिए वहाँ पे रेशो दिया हुआ है कि दोनों का रेशो कितना है 1:1. एंड फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन. प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है इसमें हमको? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखिए ये लैंग्वेज हमको पहले सुनना है. उन्होंने क्या बोला है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हम लोग यहाँ पे कंबाइन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और उसके इमीडिएटली नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट. अभी आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने अब हमको कैपिटल अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोला है तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं ओपन करेंगे. जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था ना, सेम लाइबिलिटीज़ में सारी कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे. तो ये हमारा पहले पढ़ के हो गया. इसके बाद हमको क्या करना है? सबसे पहले ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ेंगे हम लोग. सबसे पहले आप पढ़ेंगे नीचे दी हुई एडजस्टमेंट्स और हर एक एडजस्टमेंट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो पहले हम लोग देखेंगे. और ये जो एडजस्टमेंट जब हम पढ़ते हैं तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में जो जो हमारे आइटम्स है उन आइटम को हम क्या करके रखेंगे? टिक करके रखेंगे. क्यों टिक करेंगे? क्योंकि जहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ना उसके नीचे हमको एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए छोड़ना होता है जब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब. देखिए ये सब आपने 11th में किया हुआ है, फिर भी एक बार मैं ये रिपीट कर रही हूँ. अभी देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000. और सी स्टूडेंट्स, हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है. ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं कि जिसका एक ही इफेक्ट होगा. हर जो भी एडजस्टमेंट रहेगी उसके 2 इफेक्ट्स रहेंगे. ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखो. अभी देखिए आप क्लोजिंग स्टॉक है. अभी क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है उसके इफेक्ट्स हमको हमेशा के लिए लर्न ही रखने हैं. एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का? एक जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट. और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में. ये आपको हमेशा याद रखना है. क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट है. आप देखिए अगर नोटबुक और बुक पेन लेके बैठोगे तो आप ये नोट डाउन भी करके रख सकते हो. क्लोजिंग स्टॉक के हमेशा 2 इफेक्ट आएंगे. एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम लोगों ने देखिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका? बैलेंस शीट के एसेट साइड में. तो इसके लिए हमको कहीं पे भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रेसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली. तो क्या करना पड़ेगा? अभी आप देखिए ट्रायल बैलेंस में जहाँ बिल्डिंग और मशीनरी है ना उन दोनों आइटम्स को क्या करना है? आपको मार्क करके रखना है. तो बिल्डिंग को एक मार्क करके रखिएगा और मशीनरी को करके रखिए. इसका मतलब क्या है कि जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे ना बिल्डिंग और मशीनरी की तो जिस जिस आइटम्स को हमने मार्क करके रखा है उसके नीचे हमको एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए छोड़नी है. ठीक है. अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने वो टाइम पे लाइन नहीं छोड़ा और बाद में अगर आप करने गए ना तो पूरा आपका वो शैबी लगेगा. ठीक है. तो वो सब हम लोगों को नहीं करना है, इसलिए हमको क्या करना है कि पहले से लाइन छोड़ के रखना है. अभी थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ₹3,000. अभी ये जो एडजस्टमेंट है ये किससे रिलेटेड है? बिल रिसीवेबल से रिलेटेड है. तो आपको बिल रिसीवेबल, आप बिल रिसीवेबल देखिए आपके यहाँ पे इसमें है तो बिल रिसीवेबल को एक मार्क करके रखिए. और आपको ये बात एक पता है कि जो बिल रिसीवेबल होता है ना उसका सेकेंड इफेक्ट जो रहता है वो किससे रिलेटेड होता है? डेटर्स से रिलेटेड होता है. अभी डेटर्स कहाँ पे रहते हैं आपके?
एसेट साइड में रहते हैं वो भी, तो डेटर्स को भी एक मार्क करके रखिएगा और एक मार्क बिल्स रिसीवेबल को करके रखिए। अभी आप बोलोगे कि बिल रिसीवेबल का डेटर्स से कैसे रिलेशन है, वो मैं आपको बाद में जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन टाइम बिंग के लिए आपको क्या बोल रही हूँ मैं, एक बिल रिसीवेबल को मार्क करके रखेंगे और एक मार्क किसको आएगा, डेटर्स को आएगा, मतलब दोनों के नीचे भी आपको लाइन छोड़ना है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द अकाउंट्स। अभी देखिए, जो एक पार्टनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1000 रुपये के गुड्स निकाल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स कहाँ पे आता है, अभी आपको मैंने याद है एक बात बताई थी कि गुड्स, कोई भी फॉर्म में गुड्स जब जाता है, फैक्ट्री से जाता है, तो हम लोग उसका एक इफेक्ट कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट आएगा, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है वो। पर्सनल यूज़ मतलब क्या रहता है, ड्राइंग्स रहते हैं। तो ड्राइंग्स हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल में से लेस करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं ओपन कर रहे, इजंट इट। तो कैपिटल अकाउंट अगर हम लोग ओपन करते थे तो ये इसका इफेक्ट कहाँ जाता था, सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, 2 ड्राइंग्स करके दया के कॉलम में आता था। लेकिन यहाँ हम लोग कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, इसलिए इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। डायरेक्ट कैपिटल में से ये ड्राइंग्स क्या हो जाएंगे, उसके लेस हो जाएंगे, जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th में ये किया हुआ है। नेक्स्ट, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी। अभी देखिए मैं आपको एक फॉर्मेट बता देती हूँ, वो फॉर्मेट आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। मे बी आप अगर पॉसिबल है तो आप उसको टेक डाउन भी कर लीजिए। जब भी कभी ये बैड डेट्स जो रहते हैं, जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स रहते हैं ना, उसको हम लोग न्यू बैड डेट्स बोलते हैं। कभी भी याद रखिए, इसमें जो आरडीडी रहेगी एडजस्टमेंट में वो न्यू आरडीडी रहेगी, और जो बैड डेट्स रहेंगे वो फर्दर बैड डेट्स रहेंगे या न्यू बैड डेट्स रहेंगे। और जो ट्रायल बैलेंस में रहता है ना आरडीडी और बैड डेट्स, वो ओल्ड वाले रहते हैं। ये हमेशा याद रखो, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ट्रायल बैलेंस में रहेंगे वो ओल्ड बैड डेट्स रहेंगे और ओल्ड आरडीडी रहेगी। देखो वो आइटम है ऊपर, आरडीडी भी रहेगी और बैड डेट्स भी रहेंगे। तो ये क्या है, ओल्ड आइटम्स है जो ट्रायल बैलेंस में है। लेकिन जो एडजस्टमेंट में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यू बोलेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ। जब भी आप फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब ओपन करते हो ना, उसमें आपको एक फॉर्मेट हमेशा हमेशा लिखना है। आप नोट डाउन कीजिए, वो फॉर्मेट है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 2 बैड डेट्स, फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे अगेन न्यू आरडीडी, और फिर एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ के उसके नीचे हम लोग लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी। ठीक है, अभी ये जो सब ये है, ये सारे कहाँ पे आएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का। ये मैं एक फॉर्मेट बता रही हूँ आपको, ये एक फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट हमेशा आपको, इसके आइटम कोई रहे नहीं रहे, आपको ये वाला फॉर्मेट हमेशा ओपन करना है। क्या फॉर्मेट है, बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स लिखने का, उसके नीचे ऐड न्यू बैड डेट्स, अगेन न्यू आरडीडी, और जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी। और इसका जो आएगा सब करके ये सारा हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये फॉर्मेट हमेशा आप याद रखो, ये लिखना ही है। ओके, नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी देखिए, गुड्स अपने 6000 के सोल्ड किए, सेल किए, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये आपको एक एडजस्टमेंट है, ये इसका नाम है अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अभी आप मुझे एक बात बताइए, अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो इसका रिलेशन किससे रहेगा, हमको किसको टिक करके रखना पड़ेगा, इसके लिए सेल्स को टिक करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और गुड्स 6000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी इसका एंट्री किया नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया। अभी अनरिकॉर्डेड आपका सेल्स जो है, सेल्स किससे रिलेटेड रहते हैं, हमेशा डेटर्स से, इजंट इट। सेल्स हमेशा किससे रिलेटेड रहते हैं, डेटर्स से रहते हैं। तो कहाँ पे आएंगे इसका इफेक्ट, तो आपको डेटर्स के नीचे और एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। मतलब देखिए, आप डेटर्स को एक टिक किया था पहले, आपने किसके लिए किया था, बिल रिसीवेबल के एडजस्टमेंट के लिए। अभी डेटर को और एक टिक करना पड़ेगा आपको,
राइट। तो आपके डेटर्स को कितनी टिक हो जाएगी, अभी 2 टिक हो जाएगी। तो डेटर्स के नीचे आपको अगर 2 टिक है ना, 2 एडजस्टमेंट है तो 3 लाइन छोड़ना पड़ता है उसके नीचे। या आप लॉजिक याद रखिए, 1 एडजस्टमेंट है तो 1 ही लाइन छोड़ने का, और अगर 2 एडजस्टमेंट है तो 3 लाइन छोड़ देने का उसके नीचे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया हम लोगों ने किस किस आइटम्स को टिक करके रखा है। एक बिल्डिंग मशीनरी को टिक किया है, उसके बाद बिल रिसीवेबल को, डेटर्स को 2 टिक करके रखा है, और बाकी हमको किधर टिक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे हमारा फॉर्मेट में सब जाने वाला है। और वो जो फॉर्मेट मैंने आपको बैड डेट्स का बताया वो आपको हमेशा के लिए लिखना ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, नाउ अभी हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको फिर से बताती हूँ। पहले हमने ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो पढ़ा, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ के हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम को ज़रूरी है वहाँ वहाँ हमने क्या किया, टिक किया। ये हो गई हमारे प्रोसीजर। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हमारी थर्ड प्रोसीजर है, थर्ड स्टेप है हमारा। अभी ये जो ट्रायल बैलेंस है इसके सारे आइटम्स को पोस्टिंग करना। पोस्टिंग करना मतलब क्या करना है, कौन से आइटम ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन से आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और कौन से आइटम्स बैलेंस शीट में जाएंगे, ये हमको देखना है। तो आपको क्या करना है सी स्टूडेंट्स, एक पेज पे आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, सेकेंड पेज पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको उन्होंने बोला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये साथ में बनाने के लिए बोला है। तो हमको एक ही पेज पे भी हम लोग ये बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने एक ही पेज पे अगर ओपन किया तो क्या करने का है, ट्रेडिंग अकाउंट के ज़्यादा आइटम्स नहीं होते, तो इसके लिए हम लोग 6 to 7 लाइन्स हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रखेंगे, और उसको आगे कंटिन्यू क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग फटाफट पोस्टिंग, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या खोलेंगे, बैलेंस शीट। तो पहले आपको ये सारे अकाउंट्स आपको खोल के रखना है, अच्छे से पेंसिल से इसको ड्रॉ करके सारे कॉलम्स बना के रखिए। अभी फटाफट पोस्टिंग कीजिए। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, स्टॉक, ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बिल रिसीवेबल एसेट साइड में, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस पहले लिखा हुआ है तो ये आइटम कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड जाएगा, बैड डेट्स। अभी देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि बैड डेट्स का फॉर्मेट लिखना है आपको, तो बैड डेट्स का फॉर्मेट आपने कहाँ डाला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये बैड डेट्स जाएगा उसी फॉर्मेट में, बैड डेट्स के सामने हम लोग ये अमाउंट लिखेंगे। ओके, देन परचेसेस, परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, और उसके नीचे हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे किसके लिए, परचेस रिटर्न के लिए। ठीक है, देन मोटर कार एसेट साइड में जाएगा, मशीनरी एसेट जाएगा, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, अभी ऑडिट फीस ये ऑफिस का खर्चा है तो इट विल गो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, अभी देखिए आप सेल्स कहाँ लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले से आप लिख के ही रखो सेल्स, क्योंकि परचेज सेल्स ये आइटम हमेशा हमेशा आते ही है, तो सेल्स लिखो, उसके नीचे आप एक लाइन छोड़ो सेल्स रिटर्न के लिए, तो सेल्स रिटर्न में ये अमाउंट डाल दो सेल्स रिटर्न के सामने, और ये लिखेंगे कहाँ हम लोग, इनर कॉलम में। देन डिस्काउंट, अभी देखिए डिस्काउंट इधर उन्होंने बताया नहीं आपको डिस्काउंट कौन सा वाला डिस्काउंट है, क्योंकि डिस्काउंट कभी कभी मिलता भी है और डिस्काउंट कभी कभी हम पे भी करते हैं। तो आपको लॉजिकली याद रखना है जो डेबिट साइड में डिस्काउंट रहता है ना, वो डिस्काउंट हम लोगों ने किसी को दिया हुआ है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है, वो किसी को हमने दिया हुआ डिस्काउंट है। तो दिया हुआ डिस्काउंट मतलब कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट बिल्डिंग एसेट साइड में, कैश एट बैंक एसेट साइड में, 10% इन्वेस्टमेंट, अभी देखिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है आपका, ये एसेट होता है, तो ये भी एसेट साइड में जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे उन्होंने 10% लिखा हुआ है, अभी इसमें भी देखिए कैसे रहता है, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ रहता था ना तो हम लोग क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में लिखते थे, एज इट इज़ लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट पे साइलेंट एडजस्टमेंट है। देखिए ट्रायल बैलेंस में अगर एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा है, किसी भी आइटम के बाजू में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग साइलेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं, और साइलेंट एडजस्टमेंट का भी 2 इफेक्ट होगा, ये हमेशा याद रखिए। जैसे हम लोग नीचे एडिशनल एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करते हैं, वैसे इसके भी 2 इफेक्ट होंगे। तो इन्वेस्टमेंट जब हम लिखेंगे ना तो उसके नीचे भी एक लाइन हम लोग एडजस्टमेंट के लिए छोड़ देंगे। देन एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में लिखता है पेड फॉर 9 मंथ्स, अभी देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया एडवर्टाइजमेंट के बाजू में भी 9 मंथ्स के लिए लिखा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, साइलेंट एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, खर्चा है वो, और उसके नीचे हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए। देन रॉयल्टीज़, रॉयल्टीज़ कहाँ पे जाएगा, देखिए ये जो रॉयल्टीज़ है ये हमेशा हमेशा याद रखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का आइटम है ये।
अभी ये साइड में आ जाइए, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ये आइटम जाता है लाइबिलिटी साइड में, ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, जनरल रिजर्व। ये आपको याद रखना है, हमेशा ये लाइबिलिटी साइड में ही जाएगा। अभी कैपिटल दिए हुए, तो आप कैपिटल जैसे हम लोग लिखते हैं ना कैपिटल, वैसे लिखो। पहले कैपिटल लिखो लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल हेडिंग दो, उसके नीचे लिखो दया। दया का कैपिटल इनर कॉलम में लिख के नीचे 3-4 लाइन छोड़ दो दया के नीचे एडजस्टमेंट के लिए। फिर कृष्णा का सॉरी क्या है वो, कशामा, कशामा का लिख के फिर और नीचे लाइन छोड़ दो। ऐसे दोनों का कैपिटल का पोस्टिंग कर दो। क्रेडिटर्स, क्रेडिट कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी साइड में। आरडीडी, अब भी मैंने आपको बोला कि ट्रायल बैलेंस में जो रहती है वो कौन सी आरडीडी रहती है, ओल्ड आरडीडी रहती है। तो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, तो फॉर्मेट में जाइए आप। फॉर्मेट कहाँ है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो वहाँ पे देखिए आपने लिखा हुआ है बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। तो जहाँ पे लेस ओल्ड आरडीडी है ना, उसके सामने ये 1800 आप लिखोगे, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में रहती है वो ओल्ड आरडीडी रहती है। देन सेल्स, सेल्स कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इन्होंने आपको बोला है इधर के ये वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब यू हैव टू पे दैट वेजेस, आपको वो वेजेस पे करने हैं। दैट मीन्स वो आपके सिर पे एक प्रकार का क्या है, वो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है। तो ये आइटम डायरेक्टली कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वो कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में। देन परचेस रिटर्न, आप परचेसेस में से लेस कर दो परचेस रिटर्न, और यहाँ डिस्काउंट दिया हुआ है। अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर डिस्काउंट डेबिट साइड में है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और क्रेडिट साइड में मतलब वो हमारा इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये हो गई हमारी पोस्टिंग। अभी हमको क्या करना है, एक एक करके फटाफट एडजस्टमेंट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक का एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। हो गए दो इफेक्ट। अभी नेक्स्ट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, बिल्डिंग का 5% है और मशीनरी का 3% है। तो बिल्डिंग का जितना अमाउंट है उस पर आप निकालो 5% और सेम आप मशीनरी का 3% निकालो। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में से लेस करो, मशीनरी का डेप्रिसिएशन मशीनरी में से लेस करो। और ये दोनों भी क्या है, खर्चे हैं कंपनी के लिए, तो दोनों भी कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखोगे आप, डेप्रिसिएशन ऑन, पहला कौन है, बिल्डिंग और दूसरा मशीनरी, और दोनों का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है ना, वो दोनों वहाँ पे दोनों को ऐड करके फिर आउटर कॉलम में आप लिखिए, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप हर एक एडजस्टमेंट के हम लोग कितने इफेक्ट कर रहे हैं, 2-2 इफेक्ट कर रहे हैं। अभी बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल 3000। अभी आपका जो बिल रिसीवेबल है, अभी आप बिल रिसीवेबल कहाँ पे लिखा हुआ है, आपने एसेट साइड में लिखा हुआ है। तो ये जो बिल रिसीवेबल है ना, उसमें 3000 ऐसा है जो डिसऑनर है। डिसऑनर मतलब वो बिल हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, रिटर्न हो गया। तो ये पैसा हमारा इस साल के अकाउंट्स में नहीं आएगा। तो हम लोग बिल रिसीवेबल कहाँ लिखा हुआ था, एसेट साइड में, वहाँ से उतना बिल रिसीवेबल 3000 लेस कर दो, तो लेस करके जो अमाउंट आएगा वो। लेकिन आपको मैंने बोला इसके भी 2 इफेक्ट रहेंगे, और मैंने अभी जब भी आपको बोला था कि बिल रिसीवेबल जो है ये हमेशा किससे रिलेटेड रहता है, डेटर्स से रिलेटेड रहता है। तो आपने सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ है, देखिए 1,32,500 एसेट साइड में, तो वहाँ पे ही ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, मतलब वापस हमको ये नया बिल मिलने वाला है। तो उस हिसाब से हमारे डेटर्स क्या होंगे, फिर से बढ़ जाएंगे। देखिए बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, मतलब हमारे डेटर्स अभी फिर से बढ़ेंगे, मतलब और हमको पैसा अभी उतना आना बाकी है 3000, तो डेटर्स बढ़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इस बिल रिसीवेबल को डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर, मतलब जो 1,32,500 था वो अभी बढ़ गया 3000 से। ठीक है, तो हो गए ये इसके बिल रिसीवेबल के 2 इफेक्ट हो गए। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। अभी देखिए इसका क्या होगा, ये क्या हो जाता है, ड्राइंग्स हो जाता है। तो मैंने आपको बोला गुड्स जब कहीं पे भी जाएंगे तो कोई भी लेके जाएगा, चोरी होंगे, तो वहाँ उसका एक इफेक्ट कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो वहाँ हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कि गुड्स विड्रॉन बाय दया। और नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ आपने कैपिटल लिखा है ना लाइबिलिटी साइड में दया का, उसमें से इसका पर्सनल ड्राइंग है ये, तो उसमें से हम लोग उसके कैपिटल में से, दया के कैपिटल में से लेस करेंगे 1000 रुपीज़ ड्राइंग्स करके। तो हो गए इसके 2 इफेक्ट। नेक्स्ट, राइट ऑफ 1800 बैड डेट्स एंड आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। तो अभी आप देखिए बैड डेट्स ये हमारा कहाँ जाएगा, फॉर्मेट में जाएगा। लेकिन सी स्टूडेंट्स,
ये जो है ये एडजस्टमेंट पहले नहीं करेंगे हम लोग। देखिए कभी कभी कैसा है ना, हम लोगों को बाद में का एडजस्टमेंट पहले करना पड़ता है, क्योंकि ये जो आगे का एडजस्टमेंट है ना, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड, मतलब ये क्या है, अपना अनरिकॉर्डेड सेल्स है। और कभी भी याद रखिए ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है वो डेटर्स से रिलेटेड रहता है। तो अगर आप पांचवा वाला एडजस्टमेंट अगर आप पहले करोगे ना सन्ड्री डेटर्स पे आरडीडी, तो आपके आरडीडी का जो अमाउंट है वो रॉन्ग आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री पहले करना पड़ेगा। तो आप हमेशा के लिए आप लिख के ही रखो, अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो सेल्स में वो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड था, और दूसरा क्या हो जाएगा, डेटर्स में भी वो ऐड हो जाएगा क्योंकि वापस आपके सेल्स आपका डेटर्स बढ़ाता है, कभी भी याद रखो। तो ये सेल्स आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब रिकॉर्ड करोगे तो डेटर्स भी क्या हो जाएंगे, उतने से बढ़ जाएंगे। तो आपके इसके दोनों इफेक्ट होंगे, सेल्स में भी ऐड हो जाएगा, तो आप सेल्स में ऐड कर दो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट डेटर्स में भी क्या करो, इसको ऐड करो। तो अभी देखिए आप डेटर्स में आपकी बहुत सारी एंट्रीज हो रही है। डेटर्स में आपका क्या क्या हो रहा है, पहले तो आपने डेटर्स लिखा, फिर उसमें बिल रिसीवेबल का क्या किया था, उतना डिसऑनर हुआ तो उसको हमने लेस किया था, और सॉरी ऐड किया था, बिल रिसीवेबल बढ़ गए ना उतने से जो डिसऑनर हुआ था वो, और फिर हम लोग ये डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो अमाउंट आएगा ना अभी उसके ऊपर अभी वो 5% आरडीडी कैलकुलेट होगी। याद रखिए स्टूडेंट्स, कभी भी जो न्यू आरडीडी का जो कैलकुलेशन रहता है वो हमेशा डेटर्स के ऊपर की सारी एडजस्टमेंट होने के बाद ही किया जाता है, सबसे लास्ट में, सबसे एंड में, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों को अभी 6th एडजस्टमेंट तो हमारी हो गई, अभी 5th एडजस्टमेंट का कैसा होगा, 1800 बैड डेट्स। अभी ये न्यू बैड डेट्स है। अगर आप जाओ आपके फॉर्मेट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो हमने फॉर्मेट लिखा है वहाँ पे लिखा है ना हमने बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स, तो न्यू बैड डेट्स के आगे ये 1800 लिख दो। और सेकंड इफेक्ट आपको मैंने बोला, ये आरडीडी का क्या करोगे आप लोग, आरडीडी कहाँ लिखोगे, आरडीडी डेटर्स पे आप उतना कैलकुलेट करो, आरडीडी कितना है 5%, तो डेटर्स की सारी एडजस्टमेंट पहले कर लो, और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए आप डेटर्स में है अनरिकॉर्डेड, पहले डिसऑनर ऐड हुआ, फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड हुआ, और उसके बाद ये जो बैड डेट्स के भी दो इफेक्ट आएंगे। एक तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, फॉर्मेट में लिखा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, जो डेटर से जो अभी अनरिकॉर्डेड सेल्स के बाद जो बचे हुए डेटर्स है उसमें से हम लोग बैड डेट्स क्या करेंगे, न्यू बैड डेट्स लेस करेंगे। तो न्यू बैड डेट्स के दो इफेक्ट आ गए। क्या दो इफेक्ट आ गए, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा एसेट साइड में डेटर्स में से लेस हो जाएगा। तो जैसे उसका हुआ वैसे आरडीडी के भी दो इफेक्ट होंगे। तो अभी आरडीडी पहले आप कैलकुलेट तो करो, तो आरडीडी ये जो डेटर्स अभी सब करके जो बचा है ना डेटर्स, उस पर आप निकालो 5%, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, न्यू आरडीडी 6985। तो वही जो 6985 है वो अगेन आप जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और वहाँ पे देखिए न्यू आरडीडी लिखा हुआ है, उसके सामने ये 6985 अमाउंट डाल दो। देखिए आप हर एक चीज़ के दो दो इफेक्ट होंगे ही, 100% दो इफेक्ट होंगे, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं कि जिसका एक इफेक्ट होता है। उसके बाद आपका जो ऊपर का एडजस्टमेंट सैलरी एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना बोल रहे हैं वो लोग, 10%। तो 10%, तो 20,000 पे इसके ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट पे अपने को क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलेगा, 10% लिखा हुआ है। तो आप इन्वेस्टमेंट पे क्या करो, 20,000 पे 10% निकालो। अभी आपका इन्वेस्टमेंट अपने कहाँ लिखा हुआ है, एसेट साइड में लिखा है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में 10% इन्वेस्टमेंट पे हम लोग इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो 10% कितना होता है, 2,000, तो वो 2,000 यहाँ पे लिखेंगे। और आपकी एसेट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है। तो अच्छा जो इनकम है वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखिए जो इनकम रहते हैं वो सारे क्रेडिट साइड में आते हैं, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, 2,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर एडवर्टाइजमेंट का साइलेंट एडजस्टमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट का क्या लिखा है, देखो ब्रैकेट में फॉर 9 मंथ्स लिखा है। तो 9 मंथ्स का अगर एडवर्टाइजमेंट 4,500 है तो एक महीने का कितना होता है, 500 रुपीज़, डिवाइड बाय 9 करो तो 500 रुपीज़ एक महीने का आया। अभी ये जो हमारा रहता है अकाउंट्स, ये 12 महीने का होता है, तो 9 महीने का तुमने पे किया, इसका मतलब अभी तक 3 महीने का यू हैव टू पे। तो जो आपको पे करना बाकी है तो वो आपका क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो वो जो 1,500 आएगा ना 3 महीने का, वो आप लिखोगे लाइबिलिटी साइड में, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आपने लिखा हुआ है ना डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उसके नीचे आपने लाइन छोड़ा हुआ है एक, वहाँ पे लिख दोगे इसको ऐड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1,500। तो इस तरह से
हमारी ये पोस्टिंग्स होगी। बाकी देखिए आपको क्लोजिंग तो पता है कैसे करना है। क्रेडिट साइड पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो, उसका जो निकलेगा वो आएगा, यहाँ पे जीपी निकल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इधर का जो नेट प्रॉफिट रहेगा दोनों को इक्वल बांटना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था इक्वली बांटना है करके, दोनों को दया और कशामा को इक्वली बांट दो। और उसके बाद अब क्या करोगे, ये जो नेट प्रॉफिट है दोनों के हिस्से का जो है उसको आप लोग क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में दोनों के जो कैपिटल सेपरेट सेपरेट लिखे वहाँ पे दोनों में भी दोनों के हिस्से ऐड कर दोगे। नेट प्रॉफिट दया का दया में और कशामा का कशामा में करोगे। और फिर आपकी बैलेंस शीट के और सारे जो आइटम्स है उनको आप क्या करो, आउटर कॉलम में ले लीजिए। देखिए कोई भी आइटम अगर आपने आउटर कॉलम में नहीं लिया तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। तो हर एक चीज़ को आपको कहाँ लेना है, आउटर कॉलम में लेना है। मतलब सब चेक करने का एक बार, डेबिट कौन सा आइटम हमने बाहर नहीं लिया है, क्या नहीं किया है, और इस तरह से सारे आइटम्स आउटर कॉलम में ले लो तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।